गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम के बारे में। एज आई हैव टोल्ड यू, एनिमल पैरामीशियम इट बिलोंग्स टू द फाइलम प्रोटोजोआ। ओके, क्यों प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है? क्योंकि यह पैरामीशियम जो है इट इज यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल, एक कोशिकीय एनिमल होता है और सूक्ष्मदर्शी होता है, इसीलिए इसे फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर रखा गया है। फिर हमने फर्दर जब क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो हमने बताया था कि ये जो है वो सब फाइलम सीलियोफोरा के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों इसे सीलियोफोरा के अंतर्गत रखा गया है? क्योंकि इसकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर लाइक और वी कैन से फिलामेंट्स लाइक छोटे छोटे जो है वो सीलिया पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये जो सीलिया है वो उनको लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। तो क्योंकि इनकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर लाइक फिलामेंटस सीलिया पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे सब फाइलम सीलियोफोरा में कैटेगराइज्ड करते हैं। ओके, फिर देखिए हम लोगों ने इसकी शेप और साइज को अगर लेके बात करें तो इसका शेप जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे जो हम स्लीपर्स घर में पहनते हैं उसके जैसा दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि इसका आकार जो है वो स्लीपर शेप है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉमनली स्लीपर एनिमलक्यूल कहा जाता है इसको। साइज की अगर बात करें तो देखिए इसका जो आकार है, कल भी हमने बात की थी, अप्रोक्सीमेट 170 माइक्रोन से लेके माइक्रोमीटर से लेके 290 माइक्रोमीटर तक इसकी लंबाई जो है वो वेरी कर सकती है स्पीशीज टू स्पीशीज, है ना। मतलब अलग अलग जातियों में अलग अलग आकार जो है वो वेरी करेगा। कुछ पैरामीशियम बहुत छोटे होंगे और कुछ थोड़े से उनके कंपैरिजन में हल्के बड़े होंगे। ओके, उसके बाद आप देखिए यहाँ इसका पोर्शन जो है दिस इज एंटीरियर पोर्शन, है ना, और ये जो पॉइंटेड पोर्शन नजर आ रहा है ये है इसका पोस्टीरियर पोर्शन। तो एंटीरियर पोर्शन आपको कैसा दिखाई दे रहा है? राउंड दिखाई दे रहा है और ब्लंट दिखाई दे रहा है। तो ये वाला फेस जो कि राउंड होगा, ब्लंट होगा, वो उसकी बॉडी का एंटीरियर फेस होगा, जबकि जो पीछे वाला पोर्शन है इट इज पॉइंटेड। तो ये पॉइंटेड पोर्शन जो होगा वो उसकी बॉडी का पोस्टीरियर पोर्शन होगा। क्लियर? इसके बाद देखिए ये तो हुआ एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन के बारे में बात। अब हम बात करते हैं इसके डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन के बारे में बात। तो देखिए जो पैरामीशियम है उसका स्लाइटली जो बॉडी है ऑरल ग्रूव की तरफ से हल्का सा ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टेड बॉडी पाया जाता है इसका। तो जहां पे जिस सरफेस पे ऑरल ग्रूव पाया जाएगा वो उसका वेंट्रल फेस होगा। कौन सा फेस होगा? वो उसका वेंट्रल। ओके, और उसके अपोजिट वाला फेस जो होगा दैट मीन्स ऑरल ग्रूव के अपोजिट वाला फेस जो होगा वो उसका डॉर्सल फेस होगा। तो क्लियर हो गया? एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर राउंड एंड ब्लंट, पोस्टीरियर पॉइंटेड पोर्शन। ओके, उसके अलावा जहां पे ऑरल ग्रूव पाया जा रहा है इस तरह का इकोनिकल स्ट्रक्चर पाया जा रहा है वो कहलाएगा इसका वेंट्रल फेस, और उसका अपोजिट फेस जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा? डॉर्सल फेस कहलाएगा। तो ये बात हुई। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए जो पैरामीशियम है इसकी पूरी बॉडी जो है वो एक फार्म इलास्टिक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन होती है ये, जो कि क्या कहलाती है? पेलिकल। तो हम लोगों ने देखा था कि जो पैरामीशियम है उसकी बॉडी एक फार्म थिन इलास्टिक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहेगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? पेलिकल कहेंगे। उसके बाद आप देखिए कि इसकी बॉडी के ऊपर, पेलिकल के ऊपर बहुत सारे सीलिया पाए जा रहे हैं। ये सीलिया जो है उसका आकार जो होगा वो 10 से 12 माइक्रोन के करीब होगा। लेंथ जो है वो कितनी होगी? 10 to 12 माइक्रोन के करीब होगी। और जो सीलिया है, कल भी मैंने आपको बताया था कि सीलिया का अगर हम टीएस काटें, टीएस दैट मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम लोग काटते हैं तो ये सीलिया कौन सा अरेंजमेंट शो करते हैं? 9+2 अरेंजमेंट जो है ये शो करेंगे। 9+2 दैट मीन्स आउटर पेरिफेरल फाइबर्स जो होंगे वो 9 होंगे और इंटरनल फाइबर्स जो होंगे वो 2, सेंट्रल फाइबर्स जो होंगे वो 2 होंगे। दैट मीन्स ये सीलिया है ना। तो लेंथ कितनी होगी? 10 to 12 माइक्रोमीटर के करीब होगी, 10 to 12 माइक्रोमीटर के करीब होगी इनकी लेंथ। और कौन सा अरेंजमेंट शो करते हैं टीएस पे? 9+2 अरेंजमेंट जो है ये शो करते हैं। अब आप देखिए पूरी बॉडी के सीलिया जो है वो ऑलमोस्ट सेम लेंथ के हैं एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर एंड, यानी पोस्टीरियर एंड के जो सीलिया हैं वो कंपैरेटिवली बहुत बड़े हैं और झुंड के अंदर पाए जा रहे हैं। तो ये जो सीलिया है, दीज सीलिया आर नोन एज कॉर्डल टफ्ट। क्या कहलाएंगे? कॉर्डल टफ्ट। इसीलिए पैरामीशियम की जो स्पीशीज है पैरामीशियम कॉर्डेटम, तो कॉर्डेटम नाम क्यों पड़ा है? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल टफ्ट, क्योंकि इनके अंदर कॉर्डल टफ्ट पाया जा रहा है। तो इसीलिए पैरामीशियम की जो स्पीशीज है कॉर्डेटम, उसका नाम क्या रहेगा? कॉर्डेटम रहेगा। ओके, अब आप देखिए, अब अगर हम इसके बात करें, ये तो हुआ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इसकी
इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंटरनली आप देखिए इसकी पूरी बॉडी के अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस भरा रहता है जिसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य। क्लियर, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, ये जो सारा इंटरनल मटेरियल है वो क्या कहलाएगा, इसका साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य कहलाएगा। तो साइटोप्लाज्म जो होता है इसका, साइटोप्लाज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कल भी हम लोगों ने बात की थी कि साइटोप्लाज्म जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। आउटर जो है दिस इज नोन एज एक्टोप्लाज्म, ये वाला पोर्शन जो है बाहर वाला, जो कि थिन होगा, क्लियर होगा और डेंस होगा, है ना, अग्रेन्युलर पोर्शन जो होगा, थिन क्लियर अग्रेन्युलर पोर्शन, वो क्या कहलाएगा इसका, एक्टोप्लाज्म। एक्टो मतलब बाहर और प्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म। तो क्या हो गया, जो बाहर की तरफ कोशिका द्रव्य पाया जा रहा है, बाहर मतलब आउटसाइड, नॉट आउटसाइड द पेलिकल, पेलिकल नहीं, यानी ये पेलिकल के अंदर जो है एक थिन रिम के फॉर्म में जो है क्लियर, डेंस और अग्रेन्युलर जो जेल लाइक सब्सटेंस है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्टोप्लाज्म बोल देते हैं। और उस एक्टोप्लाज्म के अंदर क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, एक तो इंफ्रासिलियरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। इंफ्रासिलियरी सिस्टम का मतलब आप सिंपल सा समझिए कि जहां से सीलिया ओरिजिनेट हो रहे हैं वो वाला पोर्शन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंफ्रासिलियरी सिस्टम बोलते हैं। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि मैंने रेड कलर से यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो है ट्राइकोसिस्ट। दो चीजें प्रेजेंट है एक्टोप्लाज्म के अंदर, इंफ्रासिलियरी सिस्टम एज वेल एज ट्राइकोसिस्ट। तो इंफ्रासिलियरी सिस्टम से आप क्या समझेंगे कि यहाँ पे बेसल बॉडी और काइनेटोकोर पाया जाता है। दैट मीन्स जहां से सीलिया ओरिजिनेट हो रहे हैं वो वाला पोर्शन यहाँ पे पाया जाएगा। और दूसरा है ट्राइकोसिस्ट। तो ट्राइकोसिस्ट क्या होता है, देखिए आप, ट्राइकोसिस्ट जो है इस तरह का ओवुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एक स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर, देखिए इस तरह का डायग्राम होगा। ये इसके तीन पार्ट पाए जाएंगे इसके अंदर, शाफ्ट पाया जाएगा, एक पॉइंटेड स्पाइक और वी कैन से बार्ब पाया जाएगा, और ऊपर जो है वो कैप पाई जाएगी। दैट मीन्स ट्राइकोसिस्ट जो है ये तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ये डायग्राम मैंने ट्राइकोसिस्ट का बनाया है। यहाँ पे ट्राइकोसिस्ट जो है वो तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है, शाफ्ट, स्पाइक और बार्ब और कैप। ठीक है, शाफ्ट जो होगा वो किससे बना हुआ होगा, शाफ्ट के अंदर जो मैट्रिक्स होगा वो किससे बनी हुई होगी, ये प्रोटीन पाया जाएगा, ट्राइकिनिन प्रोटीन से बना हुआ मैट्रिक्स होगा यहाँ पे, ट्राइकिनिन। क्या समझ रहे हैं आप, देखिए मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ जो कि एक्टोप्लाज्म के अंदर हमने बताया दो स्ट्रक्चर पाई जाती है, इंफ्रासिलियरी सिस्टम एज वेल एज ट्राइकोसिस्ट। तो ट्राइकोसिस्ट जो है वो मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह का डायग्राम होता है, तीन पार्ट है उसके, शाफ्ट होगा, स्पाइक और बार्ब होगा और कैप प्रेजेंट होगी। क्लियर, तो जो शाफ्ट है वो ट्राइकिनिन प्रोटीन से बने हुए मैट्रिक्स से बनी हुई होती है। ठीक है, तो ट्राइकिनिन प्रोटीन से बना हुआ शाफ्ट पाया जाएगा, उसके ऊपर एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर पाई जाएगी जिसे स्पाइक बोलेंगे। स्पाइक इट इज कवर्ड बाय अ कैप, कैप से कवर्ड होगा। तो ये जो ट्राइकोसिस्ट होगा उसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग फंक्शंस को प्रेफर करते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि ट्राइकोसिस्ट जो है वो एनिमल को अटैचमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, पहला फंक्शन क्या होगा, अटैचमेंट में हेल्प करना। दूसरा फंक्शन ये है, दूसरे साइंटिस्ट जो है वो ऐसा मानते हैं कि ट्राइकोसिस्ट जो है वो डिफेंसिव रोल प्ले करता है, मतलब एनिमल को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। क्लियर, तो ट्राइकोसिस्ट जो है एनिमल को अटैचमेंट में किसी सबस्ट्रेटम पे होल्ड करने में हेल्प करेगा, साथ के साथ ये जो है वो डिफेंसिव रोल भी प्ले करता है। क्लियर, तो ये तो हुआ सारा एक्टोप्लाज्म के बारे में बात। अब अंदर की तरफ जो भरा हुआ है, डेंस है, ग्रेन्युलर है, साइटोप्लाज्म का वह पार्ट जो कि डेंस है, ग्रेन्युलर है और बहुत सारा सेंट्रल पोर्शन के अंदर भरा हुआ है, तो यह पोर्शन क्या कहलाएगा आपका, एंडोप्लाज्म कहलाएगा। अब एंडोप्लाज्म के अंदर आप देखिए क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं एंडोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि यह कैसा एनिमल है, जो पैरामीशियम है, इट इज किस तरह का एनिमल है, ये यूकैरियोटिक एनिमल है। यूकैरियोटिक एनिमल दैट मीन्स इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है विद डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो क्योंकि ये यूकैरियोटिक एनिमल है तो इसके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस तो पाया ही जा रहा है, साथ के साथ सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स
यानी कोशिकांग जो है वो भी पाए जाएंगे। कोशिकांग दैट मीन्स गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, राइबोसोम्स पाए जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है वो सब इसके कौन से पार्ट में पाई जाएंगी? साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म के अंदर पाई जाएगी। तो ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज दे आर प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्म पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे आपको सारा का सारा सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो यहाँ पे पाए जाएंगे इसके अंदर। अब दूसरी बात हम लोग बात करें कि जो एनिमल है उसके वेंट्रल सरफेस पे ऑरल ग्रूव पाया जाता है। ऑरल ग्रूव जो है ट्विस्टेड है, कहाँ पाया जाएगा? लेट्रोवेंट्रल सरफेस पे पाया जाएगा, लेटरल साइड में है, और कौन से फेस पे है? वेंट्रल फेस पे है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? लेट्रोवेंट्रल। तो लेट्रोवेंट्रल फेस पे ऑरल ग्रूव जो है वो पाया जाता है। वो एक कॉनिकल स्ट्रक्चर में खुलता है जिसे वेस्टिब्यूल कहेंगे। वेस्टिब्यूल जो है वो फर्दर एक कॉनिकल नैरो कॉनिकल पोर्शन में खुलेगा विच इज नोन एज बकल कैविटी। एंड बकल कैविटी के अंदर बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं, रोज ऑफ सीलिया जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 3 रोज पाई जाती हैं 4 अलग अलग ग्रुप के सीलिया की। कौन कौन सी होगी? वेंट्रल पैनिक्यूलस, डॉर्सल पैनिक्यूलस एंड क्वाड्रुलस। ठीक है, तो 3 रोज पाई जाएगी 4 ग्रुप ऑफ सीलिया की। तो ये जो सीलिया है एक्चुअल में क्या रोल है इन सीलिया का? यहाँ पे तो जो सीलिया पाए जा रहे हैं दी सीलिया हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑफ एनिमल। एनिमल को किसमें हेल्प कर रहे हैं? गति प्रदान करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सीलिया पाए जा रहे हैं विच आर नोन एज बकल सीलिया, है ना। तो इनका रोल क्या होगा? तो इनका रोल जो है वो क्या होता है कि ये सीलिया जो है ये भी मूव करते हैं। उनके मूव करने की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा? वाटर करंट बनता है। क्या बनेगा यहाँ पे? वाटर करंट, पानी का एक तेज बहाव बनता है, जिससे क्या होगा? पानी यहाँ एंटर करेगा। पानी के साथ साथ क्या होंगे? फूड पार्टिकल्स जो है वो भी एंटर करेंगे। मतलब छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स, हम ये कह लें कि फूड पार्टिकल्स इन द सेंस जू प्लैंक्टन हो गया, एल्गी हो गई, है ना, या फिर डायटम्स हो गए, जो माइक्रोस्कोपिक है, वो सारे जो है फूड पार्टिकल्स वो यहाँ एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद कहाँ आ गए? ऑरल ग्रूव से वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल से बकल कैविटी, बकल कैविटी से एक नैरो स्मॉल ओपनिंग होता है। दैट ओपनिंग इज नोन एज साइटोस्टोम। क्या कहलाएगा ये? साइटोस्टोम। साइटोस्टोम से होते हुए साइटोफेरिंक्स से क्या बनाते हैं? वैक्यूल, जिसे हम क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल, खाद्य धानी। ठीक है, तो ये जो है वो सीलिया जो है क्या काम कर रहे हैं? पहला काम तो ये कर रहे हैं कि क्योंकि मूव करते रहते हैं, जिनकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर की वजह से वाटर करंट यानी कि पानी का बहाव बनेगा अंदर की तरफ आने के लिए। तो उस पानी के साथ साथ क्या क्या आ जाएंगे? ऑक्सीजन जो है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, वो भी आएगा, और साथ के साथ अलग अलग फूड पार्टिकल्स जो है वो भी एंटर करेंगे। एंड देन फाइनली एक काम तो वाटर करंट क्रिएट करना, दूसरा काम हो जाएगा छोटे माइक्रोस्कोपिक जो कंटेंट है उनको फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन का भी काम करेंगे। फिल्टर दैट मीन्स छानने का भी काम करेंगे यहाँ पे। तो जो स्मॉल सब्सटेंस होंगे वो आ जाएंगे, और बड़े बड़े वेस्ट जो होंगे वो वापस पानी के साथ बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये सीलिया 2 काम कर रहे हैं, पानी का बहाव बना रहे हैं, और साथ के साथ छानने का, खाने को छानने का, क्योंकि पैरामीशियम जो होता है वो फिल्टर फीडर होता है। क्लियर? तो अब क्या होगा? जो भी खाना है वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है? फूड वैक्यूल के अंदर, जहां पे खाना इकट्ठा हुआ है। क्योंकि खाना इकट्ठा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे? फूड वैक्यूल, खाद्य धानी। क्लियर? फिर उसके बाद ये फूड वैक्यूल जो है वो बन गई है यहाँ पे। अब देखिए पैरामीशियम के एंडोप्लाज्म में आपको बहुत सारे, ये सारी की सारी जो राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, दीज आर फूड वैक्यूल्स, है ना। तो ये जो फूड वैक्यूल्स हैं वो बहुत सारी पाई जा रही है, और फूड वैक्यूल्स जो हैं वो जो पैरामीशियम होता है इसका कोशिका द्रव्य एक्चुअल में राउंड मूवमेंट करता रहता है ना। और वो राउंड मूवमेंट जो है साइटोप्लाज्म का, दैट मूवमेंट इज नोन एज साइक्लोसिस। क्या कहलाएगा ये राउंड मूवमेंट? जो राउंड मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है? साइक्लोसिस। तो ये फूड वैक्यूल भी इस साइक्लोसिस यानी साइटोप्लाज्म के राउंड मूवमेंट के साथ राउंड मूव करती रहेगी। होगा क्या? इन फूड वैक्यूल के साथ जो है लाइसोसोम आके जुड़ जाएंगे। लाइसोसोम अपना जो एंजाइम्स हैं वो पाचन तत्व जो है वो इसके अंदर डालेंगे। फाइनली खाने का डाइजेशन यानी पाचन होना शुरू हो जाएगा, और साथ के साथ जो पाचित भोजन है वो बाहर कोशिका द्रव्य में अवशोषित होने लग जाएगा। तो इस वजह से ये जो खाद्य धानी है वो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी।
और छोटी होने के बाद लास्ट में इसमें क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट पदार्थ जो है वही बचते हैं। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को एक जो आपका ओरल ग्रूव है उसके पीछे की तरफ एक स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है जिससे बोलेंगे साइटोपाइज। तो साइटोपाइज के द्वारा इन वेस्ट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। क्लियर यहां तक? तो ये हुआ इसके साइटोप्लाज्म के बारे में बात। अब हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियस के बारे में। तो देखिए जो पैरामीशियम होता है इट इज हेट्रोकैरियोटिक एनिमल। हेट्रोकैरियोटिक एनिमल दैट मीन्स इसके अंदर दो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस जो है वो पाए जाते हैं। दो अलग अलग न्यूक्लियस आपको दिखाई भी दे रहे हैं। कौन से न्यूक्लियस है? एक तो ये वाला न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, बड़े आकार का दिखाई दे रहा है और किडनी शेप दिखाई दे रहा है। तो ये वाला न्यूक्लियस जो है वो कहलाएगा मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो मीन्स बड़ा, बिग। तो ये वाला न्यूक्लियस जो है वो मैक्रो न्यूक्लियस कहलाता है। मैक्रो न्यूक्लियस जो है इट इज ऑल्सो नोन एज सोमैटिक न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस, कायिक केंद्रक भी बोलते हैं इसे, जो कि क्या करेगा, पैरामीशियम की डे टू डे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है उनको कंट्रोल करने का काम करेगा। कौन करता है? मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस क्या करेगा? पैरामीशियम की डे टू डे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। उसके बाद देखिए बहुत ही एक छोटा राउंड और स्फेरिकल न्यूक्लियस जो है वो भी पाया जाता है, जो कि मैक्रो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, या यूं कहें कि उसके अंदर धसा हुआ रहता है। तो इस न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा। तो ये छोटा न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है। इसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा वाला जो है वो कायिक केंद्र कहलाएगा और ये जो छोटा वाला है वो क्या करता है, इसका काम क्या होगा, जो पैरामीशियम है उसकी सभी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम जो है वो कौन करेगा? माइक्रो न्यूक्लियस करेगा। क्लियर? तो दो केंद्रक पाए जाएंगे, बड़ा और छोटा। बड़ा यानी कायिक केंद्रक और छोटा वाला जो है वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का कार्य करेगा। यहां तक बात हुई। अब देखिए दो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। कौन सी है? इन्हें हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दो पाई जा रही है पैरामीशियम के अंदर, एक एंटीरियर फेस पे पाई जा रही है और एक पोस्टीरियर फेस पे पाई जा रही है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है क्या काम करेगी? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगी। ऑस्मो रेगुलेशन का काम से क्या मतलब है, बहुत इसको समझते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है संकुचित धानियां बोलते हैं इनको, हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? संकुचनशील धानियां। जो कि संकुचनशील का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। वो छोटी हो जाती है फिर फैल जाती है, छोटी हो जाएगी फिर फैल जाएगी। तो इस तरह की जो धानियां हैं वो क्या कहलाती है? संकुचनशील धानियां, या फिर यूं कहें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब देखिए यहाँ पे दो वैक्यूल पाई जा रही है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, बीच वाली जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहलाएगी और ये जो छोटी छोटी है इन्हें हम कहेंगे रेडियल कैनाल। ठीक है? अब आप देखिए ये जो एक्चुअल में पैरामीशियम कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। फ्रेश वाटर यानी कि समुद्र में नहीं पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? नदियों में, तालाबों में, झीलों के अंदर ये एनिमल पाया जाएगा। अब क्योंकि फ्रेश वाटर के अंदर जनरली क्या होता है, जो फ्रेश वाटर का कंपोजिशन होता है उसमें सॉल्ट्स कम रहते हैं, जबकि इसका जो कोशिका द्रव्य है ये मोर कॉन्सेंट्रेट होगा इवन एज कम्पेयर टू आउटसाइड वाटर, है ना। क्योंकि इसका कोशिका द्रव्य जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है कंपेयर टू आउटसाइड वाटर, तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। यहाँ पे ऑस्मोसिस यानी पानी जो है वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव करेगा, है ना। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। ओके, अधिक से कम की तरफ, क्योंकि यहाँ पानी का कम है तो पानी क्योंकि अंदर की तरफ आता है तो क्या होगा? एनिमल फूलने लगेगा। अब फूलने लगेगा तो अल्टीमेटली एनिमल जो है वो फट जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो उससे बचाव के लिए इसमें पाई जाती है संकुचनशील धानियां। ये क्या करती है? जो भी एक्स्ट्रा पानी इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है थ्रू ऑस्मोसिस और वी कैन से थ्रू एंडो ऑस्मोसिस, अंतः परासरण के द्वारा, तो वो पानी जो है वो इकट्ठा करती है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कहाँ डालेगी? रेडियल कैनाल के अंदर डाला जाएगा और रेडियल कैनाल जो है वो फ्यूज होके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में डालेगी और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे मेम्ब्रेन से टच होके इसको बाहर निकाल देगी पानी को। लेकिन हो क्या रहा है? ये अपोजिट काम कर रही है। कैसे अपोजिट काम कर रही है? कि जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पानी बाहर डाल रही होती है तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भरेगी।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल बिजी हैं एक साथ पानी बाहर डालने में, तब तक बहुत सारा पानी बॉडी में फिर से इकट्ठा हो जाए। तो ये क्या करती हैं, एक फैलती है और एक सिकुड़ती है, अपोजिट काम करती है ना। तो जब तक एक पानी बाहर डालेगी तब तक दूसरा कलेक्ट करेगी, जब दूसरा कलेक्ट करने लगेगी तो पहली वाली वापस पानी बाहर डालने लग जाएगी। तो इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट काम करके ये एनिमल का जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन करती है, उसकी बॉडी के अंदर पानी के अमाउंट को कंट्रोल करने का कार्य करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। थैंक यू सो मच।